हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग रिवाइज करते हैं कुछ और टर्म्स को। जनरली आप बोलोगे सर वो रिवीजन किन टर्म्स की होगी, तो इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के टर्म्स को शुरुआत किए थे। फिर व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट इज द मीनिंग रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाई वी रिक्वायर्ड मैकेनिज्म। जनरली आप बोलोगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा। एक्चुअली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको पहले से थोड़ा सा लेंथ में जाके उसको रिवाइज करने की कोशिश करें। इसके कर्व को अगर ड्रॉ नहीं किया होगा तो ड्रॉ करो। एक्चुअली आप बोलोगे सर जनरली कुछ डेफिनेशन को पढ़ा नहीं होगा, तो डेफिनेशन को पढ़ो। एक्चुअली बात ऐसी होती कि यहाँ पे हम लोग एवरेज रेट फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम इतना ही नहीं है, तो एक्चुअली एवरेज रेट का पूरा डेफिनेशन को एक बार याद करते रहो। जैसे जैसे पॉइंट मैंने आपको बताया उसको याद करो। एक्चुअली कल कुछ लोगों का पार्ट था कि सर फिर वो डेफिनेशंस तो मैंने शॉर्ट याद करवा दी। मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था या बहुत पहले मैं बोलते आया कि एक्चुअली आप डेफिनेशंस को जनरली जब वर्क कर रहे हैं तो फिर ऐसे नहीं कि जैसे ओम्स लॉ क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू आई। देखो ये V प्रोपोर्शनल टू आई ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन V अगर मैंने पूछा ना आपको तो V प्रोपोर्शनल टू आई आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, लेकिन V क्या है तो उसका मीनिंग भी कभी नहीं आता। फिर I की बात क्या होती है तो I भी पता नहीं होता, तो फिर V I के मीनिंग तो याद करो। उसके बाद वो ओम्स लॉ एक बार याद तो करवाओ क्या होता है। सो लॉन्ग एज द कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन द सेम देन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। स्टेटमेंट को याद करो, उसमें जो वर्ड्स है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। जैसे ही अगर आप बोलोगे सर यहाँ हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन, बोले रेट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, नहीं तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ a chemical reaction is directly proportional to the concentration of reactant involved in the reaction, that is said to be directly proportional to the active mass। तो फिर एक्टिव मास के बारे में सोच के देखो, ये वर्ड्स आपको क्लियर करना है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको वर्ड को भी क्लियर करना है ना, तो फिर आप तो उसके पहले आप स्टेटमेंट को याद करना है। ऐसे नहीं कि मैं ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, इसका मतलब मुझे हर वर्ड पता होना चाहिए। वर्ड तभी याद रहेगा भाऊ, पूरे एक बार देखो जो डेफिनेशन टर्म्स है ना आपको पता रहेंगे। तो चलो एवरेज रेट अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एवरेज रेट क्या होता है, बोले लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम एंड इंस्टेंटेनियस, बोले शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बोले ये क्या है, तो व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम and when the rate of reaction is measured for any instant of time or for small interval of time, then तो कर्व को आप याद करो, ग्राफिकली वर्कआउट करो, मैथमेटिकली वर्कआउट करो, स्टेटिस्टिकली वर्कआउट करो, उसका डेटाबेस आप लिखो। ये सभी टर्म्स अगर आपके साथ अगर चलते हैं यार आप बता सकते हो, तो उम्मीद ये करता हूँ एक बार देखो कि ये प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो गए। ठीक है ना। अब कुछ टर्म्स आज हम लोग थोड़े से रिवाइज करते हैं, तो वो रिवीजन टर्म्स कैसे होते हैं थोड़ा ध्यान रखना। आज हम लोग एवरेज रेट में जनरली हाउ टू रिलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ or in between the component of, generally as we consider a chemical reaction as given, and we how to compare the rate of reaction with respect to the component। मतलब component के अनुसार हम लोग रेट कैसे कंपेयर करेंगे सर, कि whose rate is bigger and whose rate is smaller, who disappear more, who disappear less, जस्ट उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली उस पर क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्या होता है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, इसके भावना से हम लोग इसको छोड़ ही देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं कुछ लॉजिस्टिक एबिलिटी आती है, कुछ कंसेप्चुअल टर्म्स अगर आपके आते हैं ना, वो अगर आपने सॉल्व किया तो हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। तो मुझे आज क्या देखना है इसके बारे में अगर बात करें तो मैं बता दूं, मुझे रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हम लोग रेट लॉ देखेंगे, रेट लॉ के अनुसार फिर आप मैथमेटिकल फॉर्म रेट लॉ के क्या होते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने इसके पहले बताने की कोशिश की थी, हम लोग पढ़े थे। फिर मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर को एक बार रिवाइज करते हैं। फिर हम लोग यूनिट ऑफ रेट, उसके बाद यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द वेरियस ऑर्डर, जस्ट वी हाउ टू रेफर। तो आज थोड़ी कोशिश करते हैं एक बार, तो क्या होगा, कंसिडर अ सेट टू बी अ केमिकल रिएक्शन। मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, ऐसे टर्म्स अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। A plus twice B gives thrice C said to be a chemical reaction we have। समझो हमारे पास एक ऐसी रिएक्शन है जिस रिएक्शन में A and B are said to be the reactant and C is said to be a product। A B रिएक्टेंट है और C प्रोडक्ट है। तो फिर अगर मैंने बोला कि इस रिएक्शन का रेट मुझे निकालना है, वी हाउ टू फाइंड आउट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, तो हाउ टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन, बोले रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज dA concentration upon dt, रेट ऑफ दिस रिएक्शन। और द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज dB concentration upon dt, एंड रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज dC concentration upon dt। मैं एक बार फिर पूछता हूं, कुछ गलत हो रहा, बोले हाँ सर। जब A और B ये दोनों रिएक्टेंट है तो उनके अनुसार अगर रेट निकालना हो तो एट द सेम टाइम वी प्लेस नेगेटिव साइन,
B is also said to be a reactant. That's why rate of this reaction is said to be, that is dB upon dt. The rate of this reaction with respect to C is dC upon dt. Here only the sign positive we place. अब आप बोलोगे सर जनरली ये तीनों रेट इसी रिएक्शन के, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए है, विथ रिस्पेक्ट टू बी है, विथ रिस्पेक्ट टू सी है, तो किसी ने अगर आपको पूछा कि जनरली अभी आप बोलोगे सर ये रिएक्शन के रेट ए के अनुसार, बी के अनुसार और सी के अनुसार निकाल रहे, क्या तीनों रेट सेम है? बोले सर ऐसे कैसे रहेगा, नहीं रहेगा ना, क्योंकि अब आप बोलोगे सर ए बी सी एक कंपोनेंट है, ए और बी रिएक्टेंट है, सी प्रोडक्ट है, और फिर हम लोग यहाँ इस प्रकार से बता रहे हैं कि जब ए का 1 मोल डिसअपियर होता है तो उस वक्त बी के 2 मोल कंज्यूम होते हैं. When 1 mole of A is disappear, at the same time B के 2 मोल कंज्यूम हो गए. Whose consumption is more? बोले B's consumption is more. And how many times more? बोले 2 times more than A's. क्लियर होता ना? तो C is said to be a product and that product reappear, form, produce, generate. तो अब आप बोलोगे सर what about C? तो बोले as we refer C for that, at the same time what happens, C just produce, generate. And now when 1 mole of A, as we compare A with C at the same time, when 1 mole of A disappear, at the same time 3 mole of C is formed. A का 1 मोल अगर डिसअपियर होगा तो C के 3 मोल क्या हो गए, रीजनरेट हो गए, जनरेट हो गए, फॉर्म हो गए, प्रोड्यूस हो गए. तो फिर आप बोलोगे सर generation of C, appearance of C is 3 times the disappearance of A. A के disappearance से C का appearance 3 times है. B का disappearance A के comparison में अगर देखा जाए तो B disappear more than A. C produce more than A. C produce 3 times. C generated 3 times than A. So B disappear 2 times than A. तो disappearance rate of B is 2 times than A. Appearance rate of C is more 3 times than A. ठीक है. फिर आप बोलोगे वैसे D और C में भी कंपेयर करोगे, आप कंपेयर करोगे, तो अब आप बोलोगे सर इनको रिलेट कैसे करोगे, क्या मैं इक्वालिटी साइन डालूं? नहीं. तो अब अगर आप बोलोगे सर इन रेट को इक्वेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ A 1, कोएफिशिएंट ऑफ B is 2 and कोएफिशिएंट ऑफ C is 3. That's why they are written like this, that is 1/1 रेसिप्रोकल ऑफ द कोएफिशिएंट बराबर है, यहाँ 2 है 1/2 लिखता हूँ, और यहाँ कोएफिशिएंट 3 है 1/3 लिखता हूँ. अब आप यहाँ लिखते हैं कंडीशन को, देखो A plus twice B gets converted into thrice C. But as we compare the rate at the same time, what we can say, rate of dA concentration upon dt, यहाँ 1/1 1 equal to 1/2 dB concentration upon dt equal to 1/3 dC concentration upon dt. थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे तो कैसे लगेगा, देखो एक बार. व्हाट इज डी अपॉन डी टी? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए. व्हाट इज डी बी अपॉन डी टी? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी. एंड व्हाट इज डी सी? Rate of appearance of C. अब थोड़ा सा इन दोनों में कंपेयर करें तो आप लिखोगे दैट इज कॉल्ड एज dA concentration upon dt इक्वल टू 1/2 dB concentration upon dt. अगर हम लोग इन दोनों के साथ कंपेयर करोगे तो लिखोगे माइनस dA concentration upon dt इक्वल टू 1/3 dC concentration upon dt. थोड़ा सा इस प्रकार से पढ़ेंगे, that is the rate of disappearance of A is half the rate of disappearance of B. इसका मतलब क्या होगा, A का disappearance rate ये B के disappearance rate से आधा है. कैसे पढ़ोगे? rate of disappearance of B is half the rate of disappearance of B. Rate of disappearance of A is half the rate of disappearance of B. Or conversely what we can say, dB upon dt
dB अपॉन dt। थोड़ा सा ध्यान रखना, टॉपिक ऐसे लगता है कि बहुत सिंपल है, लेकिन पेपर में जब सवाल आया तो इसको आपको लिखना है। आप बोलोगे सर जनरली अभी आपको पता है, तो दिस इज रिवाइज इट। लेकिन एक बार देखो, एक बार रिवाइज की बात है, फिर गलत नहीं होना चाहिए, उसकी उम्मीद रखो। अदरवाइज आप बोलोगे सर मुझे पता नहीं है, तो सर सुनने की कोशिश करो। फिर आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, डी अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 dB अपॉन dt, या dB अपॉन dt इज 2 टाइम्स d अपॉन dt। मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b इज ट्वाइस, b का डिसअपियरेंस रेट ट्वाइस द डिसअपियरेंस ऑफ एटा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a is twice the rate of disappearance of A। वैसे तो मैंने पहले बताया A का 1 मोल कम होता है तो B के 2 मोल कम होते हैं, मतलब B के मोल ज्यादा कम होते हैं। लेकिन रेट के फॉर्म में कैसे लिखे, तो आप बोलोगे सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। रेट के फॉर्म में लिखते समय A B C 1 2 and 3 कोएफिशिएंट है, लेकिन जब रेट लिखते हैं तो आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, रेसिप्रोकल ऑफ कोएफिशिएंट B प्लस d अपॉन dt 1/2 dB अपॉन dt, या 2 है 1/2 लिखा, और या dc अपॉन dt अगर है तो व्हाट इज दैट, दैट इज 1/3। इस प्रकार से लिखा, थोड़ा कंफ्यूज ना हो तो बेहतर होगा। फिर आप लिखते हो, एक बार देखो आप चेक भी करके देखें इससे, तो फिर देखना कि जनरली मेरे रिएक्शन में क्या होता है। जब मैं रेट को कंपेयर करके लिखता हूं तो उस वक्त मैंने क्या लिखना चाहिए, दिस आर सेड टू बी द टर्म्स व्हिच वी हैव टू कंसीडर। तो फिर आप बोलोगे सर d अपॉन dt इज 1/3 dc अपॉन dt मींस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a इज 1/3 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c। मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C कैसे लिखोगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A इज 1/3 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। मतलब अगर आप बोलोगे सर 1 मोल C फॉर्म होता होगा, तो उस वक्त उस फॉर्म होने के लिए 1 मोल C फॉर्म होने के लिए A का 1/3 मोल कम होना चाहिए, ऐसे मतलब है। C के 3 मोल अगर फॉर्म करवाने हो तो A के 1 मोल कम करना चाहिए, मतलब A का डिसअपियरेंस C के अपीयरेंस से 1/3 है, ऐसा उसका कहना है। या तो हम लोग लिखेंगे dC अपॉन dt इक्वल टू 3 टाइम्स dA अपॉन dt। थोड़ा सा कोशिश करें कि अब आप बोलोगे सर जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड एज 1/2 dB अपॉन dt। ठीक है रे, याद करें, थोड़ा सा क्लियर करें, पॉइंट को पक्का याद करें। ये तो नहीं कि सब हम लोग सुन रहे हैं सर, बस उसके बाद मैंने कुछ रिकॉल नहीं करना है। 4 रिएक्शन लिखो अपने कॉपी में, और इन चारों रिएक्शन के अनुसार आप देखो, थोड़ा सा रेट कंपेयर करो और फुल एंड फाइनल बस एंड खत्म करो। फिर अभी एक बात देखो, वही बातों पे पढ़ने में कोई मजा नहीं आती। तो एक कंडीशन देखो, 1/2 dB अपॉन dt इक्वल टू 1/3 dC अपॉन dt। और जिन्होंने इसको पढ़ा नहीं होगा उसको थोड़ा समझने की कोशिश करोगे सर क्या बता रहे। चलो अब आप बोलोगे 1/2 dB, अब कैसे पढ़ूं मैं इसको, हाफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज 1/3 द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, half the rate of disappearance of B is 1/3 the rate of appearance of C, or simply what we can say dC upon dt equal to what, that is 3/2 dB upon dt, dB upon dt। कैसे पढ़े रहे, अब इसको ऐसे पढ़ रहा हूं, rate of appearance of C is 3/2 rate of disappearance of D, और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं imply dB upon dt, dB upon dt equal to 2/3 dC upon dt। अब बोलो एक बार फिर कैसे पढ़ोगे, that is rate of disappearance of B is 2/3 rate of appearance of। एक्चुअली ये 1/3 2/3 जो पैरामीटर्स हम लोग लिख रहे हैं इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। अगर आप इनको नहीं समझोगे तो फिर गड़बड़ करोगे। जहां तक आप बोलोगे सर कि क्या होगा, आप बोलोगे सर देखो सबसे पहला मैं क्वेश्चन पूछूं कि जनरली आपने जो बताया सर, ये बताने वाली बात क्या होगी, पहले एवरेज रेट को याद करो, जो आप एवरेज रेट के अनुसार टर्म्स को वर्कआउट करते हैं। पहली बात क्लियर, ठीक है। दूसरी बात आप बोलोगे सर रेट कंपैरिजन करो। ये आप बुक को देखोगे, क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको ये जरूर लगेगा कि सर एक्चुअली आप बोलोगे सर इन टर्म्स को पढ़ने के बाद क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, फॉर द गिवन रिएक्शन व्हिच इज सेड टू बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 दिए जाएंगे ना। लेकिन अगर आप बोलोगे सर इस रिलेशन में ऐसे दे दिया जाए, जनरली आप रिलेशन को पढ़े, आप इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझे और उसमें लिखा है dB अपॉन dt इक्वल टू 3/2 dC अपॉन dt, अगर आपने लिखा तो फिर आप क्या समझोगे। कभी कभी किसी को कुछ समझता ही नहीं, तो फिर क्या होता है ना, क्या करे सर पता ही नहीं समझता। लेकिन एक बार देखो, किसने बोला सर ये बिल्कुल सही है, ये सही है, मतलब ऐसा है सर, दैट इज dC अपॉन dt इक्वल टू 3/2 होता, तो dB अपॉन dt इज 2/3 होता। तो ये रिलेशन गलत है सर, पहला रिलेशन।
दूसरा रिलेशन ना वर्ड वाइज स्टेटमेंट लिखा रहता है, जैसे कि वहां लिखा है दिस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, डिसअपियरेंस की जगह वर्ड अपीयरेंस आ जाएगा, नहीं सर डिसअपियरेंस है, बी रिएक्टेंट है डिसअपियर होगा, सी प्रोडक्ट है अपीयर होगा। उसके बाद उसने कोएफिशिएंट लिखा 2/3 3/4 इस प्रकार से लिखा। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर मैंने क्या करना चाहिए, आपने कुछ नहीं करना चाहिए, आप पहले इक्वेशन को देखो, इक्वेशन के अनुसार एक जनरल रेट एक्सप्रेशन बना लो, और बनाने के बाद फिर ये रेट एक्सप्रेशन अगर आपने बना लिया तो बनाने के बाद आप बोलो फिर आगे जैसे वो पूछता है उस स्टेटमेंट को चेक करवाओ। जैसे कि मैंने एक रिएक्शन लिखी N2 + thrice H2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस NH3, जानते हो रिएक्शन, ठीक है। मैंने अगर बोला कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, होता कि नहीं होता, होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू डैश रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, बस इतना लिखा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन, फिर आप बोलोगे सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ व्हाट, दैट इज हाइड्रोजन इज इक्वल टू डैश टाइम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। फिर आप बोलोगे सर कैसे करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर वेरी सिंपल, 3 है और कंपेयर करना है इन दोनों में, तो हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 है तो मैंने 1/3 लिखा सर, और यहाँ कोएफिशिएंट व्हाट दैट इज कॉल्ड एज 2 है तो मैंने 1/2 लिखा। लेकिन सर मुझे H2/dt निकालना है, dH2/dt, तो फिर मैंने क्या किया, 3 को इधर प्लेस किया, क्या आएगा आंसर, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 3/2 द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। इस प्रकार से रिलेशंस आपके पास हो गए। और अगर आप बोलेंगे सर दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन dN2/dt इक्वल टू व्हाट, तो फिर उस वक्त आप लिखोगे दैट इज dH2/dt। अगर आप लिखते हो रहे तो फिर क्या लिखोगे, बोले माइनस, हियर आल्सो माइनस, एंड व्हाट अबाउट द टर्म दैट इज 1/3। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज 1/3 द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो इस प्रकार के रिलेशन आएंगे। फिर आप बोलोगे सर ये रिलेशन के बाद और कैसे पूछा जाएगा सर, तो फिर मैथमेटिकल फॉर्म लिखा जाएगा। एक बार देखो, dH2/dt rate of disappearance of what, that is hydrogen, is equal to 6 into 10 to the power minus 8। रेट का यूनिट है मोलर पर सेकंड, ठीक है, यूनिट देखते हैं हम लोग। तो फिर आप बोलोगे सर उस वक्त तो पूछता है अमोनिया का क्या होगा, अमोनिया का क्या होगा, हाइड्रोजन का आपको दिया है, अमोनिया का क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वी नो दैट दैट इज 3/2 टाइम्स व्हाट इज दैट 6 into 10 to the power minus 8। तो ये आपको रिलेशन दिखा देना चाहिए। तो बेसिकली ना आपको एक्चुअली पता क्या होना चाहिए, बात अगर कंसिडर करें तो आपको सिंपल भाषा में बोलना चाहता हूँ, आपको पता सिर्फ ये रिलेशन होना चाहिए, ऐसे रिलेशन। एक बार ये रिलेशन आपको पता हो गया ना तो फिर सारी सी बात है, आप उसको सॉल्व करोगे। सर दैट इज से व्हाट 3 मतलब 9 10 to the power minus 8 मोलर पर सेकंड हो जाएगा। कंपेयर करोगे, चलो अच्छी बात है। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद देखो क्या होगा। तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करो तो आ जाएगी। तो आप रिलेशंस, थ्योरेटिकल टर्म्स, वर्ड एवरेज रिलेशंस कैसे निकालोगे, ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। फिर आप बोलोगे सर हम लोग थोड़ा से बात करते हैं रेट लॉ की। रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ इज सेड टू बी अ मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट करने वाला लॉ दैट इज कॉल्ड एज रेट लॉ। और वो रिलेट भी कैसे करेगा, तो दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। व्हिच कॉन्सेंट्रेशन वी कंसीडर, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, rate of reaction is directly proportional to what, or rate law is said to be a mathematical form which gives the relationship between rate of reaction and say what, that is said to be the concentration। and which concentration we consider, molar concentration। तो rate proportional to concentration, सिंपल सी बात है। या तो आप बोलोगे सर that is rate of reaction is directly proportional to the pressure, ठीक है। तो इन प्रकार से जनरली आप बोलोगे सर ये टर्म्स को हम लोग वर्कआउट करोगे फॉर अ सॉल्यूशन। जनरली आप द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे आर सेड टू बी द मटेरियल वे आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन फॉर्म एट द सेम टाइम, और इन दे आर इन अ गैसियस फॉर्म वी कंसीडर द टर्म कॉल्ड एज प्रेशर। फिर आप बोलोगे सर जनरली रेट लॉ जो मैथमेटिकल फॉर्म देता है रेट लॉ कौन सा, तो फिर आप बोलोगे दैट इज सेड टू बी अ लॉ ऑफ मास एक्शन। एक्चुअली रेट लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ मास एक्शन। हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्लास में लॉ ऑफ व्हाट इज दैट, क्या लिख रहे हैं हम लोग, लॉ ऑफ मास एक्शन।
लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़े, हम लोगों ने बहुत बार सुने, तो फिर आप बोलोगे स्टेटमेंट को याद करें। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या? रेट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन स्टेटमेंट को लिखना है आपको। जब इस स्टेटमेंट को लिखना है तो लिखते समय आप बोलोगे सर उस स्टेटमेंट को पूरा अच्छे से लिखो कि सर एक स्टेटमेंट आप लंबे तरीके से पूछे कि छोटे तरीके से पूछे। मैं लेंथ बता सकता हूँ सर, लेंथ बताओ तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अदरवाइज कंडेंस फॉर्म में चलोगे ना तो और भी भाषा और कंडेंस हो जाती है, वो बढ़ेगी नहीं। इसलिए आप थोड़ा सा एलैबोरेटिव फॉर्म में अगर आप बातों को कंटिन्यू करोगे तो अच्छा रहेगा, और उसके बाद फिर कंडेंस हो जाओ, ऑब्जेक्टिव पार्ट काम करेगा। चलो ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपने याद किया। लॉ ऑफ मास एक्शन के स्टेटमेंट को मैंने बताया था आपको, उसके बाद हम लोग मैथमेटिकली वर्कआउट भी किए थे। वही बातों को रिपीट करने में आपको लगेगा कि सर वही वही हो रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए ये रिएक्शन A इंटू ए प्लस B इंटू बी दैट गिव्स C इंटू सी, ठीक है, प्लस D इंटू डी, दिस आर सेड टू बी द रिएक्शन कंपोनेंट एंड कोएफिशिएंट। ये है कोएफिशिएंट C एंड B एंड A एंड B, कोएफिशिएंट है C एंड D, कोएफिशिएंट है A B, कैपिटल A कैपिटल B, रिएक्टेंट है। तो C और D प्रोडक्ट है, ठीक है रे, बड़ा बिल्कुल सही। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन। विच कॉन्सेंट्रेशन वी कंसिडर? उस दिन मैंने बताया था। फाइनल इक्वेशन में आपके सामने लिखो R इक्वल टू K डायरेक्ट। What is that? A to the power A and B to the power B. A to the power A and B to the power B. अब आप बोलोगे सर ये क्या हुआ? रेट लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ rate of reaction and concentration. How many components are there? They are A and B are the reactant. Small a small b क्या हो गए? उनके coefficient है. That coefficients are simply said to be the number of molecules involved in a reaction of that particular component. फिर आप बोलोगे सर ये हमने एक्सप्रेशन लिखा। एक्सप्रेशन लिखते समय हम लोगों ने कहाँ से एक्सप्रेशन लिखा? तो बोले सर इसी से एक्सप्रेशन लिखा। इससे लिखे हुए एक्सप्रेशन से आपने क्या देखा? R इक्वल टू के A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। एक बार थोड़ा सा एक्सप्रेशन में बताओ, व्हाट इज दिस? R रेट। ये रेट में लिखता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज ना है। दिस इज रेट और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो फिर आप बोलोगे सर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है वो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज मतलब दैट इज फॉर रिएक्टेंट और फॉर प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो dC अपॉन dt, dC अपॉन dC इज सेड टू बी कॉन्सेंट्रेशन, वही रेट ऑफ रिएक्शन। K क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज सेड टू बी रेट कांस्टेंट। क्या बोलोगे? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को आप क्या लिखोगे? स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। क्या लिखोगे? स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है। तो A और B क्या है? दिस आर सेड टू बी कंपोनेंट एंड स्क्वायर ब्रैकेट में आपने उसको लिखा है क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली। और A और B क्या है? ये कोएफिशिएंट है। पहले इनको याद करना क्या है, तो चलो फिर ठीक है। फिर आप बोलोगे A और B, स्मॉल b अगर कोएफिशिएंट है तो इन दोनों की मैंने सम करवाई। तो मैंने सम करवाने के बाद क्या मुझे मिला रहे? दैट इज सेड टू बी मोलेकुलरिटी मिली। क्या मिली? मोलेकुलरिटी मिली। तो मोलेकुलरिटी मिलेगी, और मोलेकुलरिटी इज सेड टू बी अ थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब रिएक्शन के अनुसार कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो आप बोलोगे सर दैट मॉलिक्यूल व्हाट वी कैन से, दे आर सेड टू बी A प्लस B। तो A प्लस B आपको मोलेकुलरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। बट जनरली एज वी एनालाइज द रिएक्शन, प्रैक्टिकली अगर आप वर्कआउट करोगे तो पता चलेगा, मैंने इसके पहले बताया था कि जनरली प्रैक्टिकली ऐसे होगा कि जब आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो R इक्वल टू K, इसी रिएक्शन का एक्सप्रेशन कभी ऐसे भी लिखा जाएगा A टू द पावर M एंड B टू द पावर N। बोले ऐसे कैसे लिखेंगे सर? A मॉलिक्यूल लगेंगे तो M कैसे आएंगे? B मॉलिक्यूल लगेंगे तो M कैसे आएंगे? जब मैकेनिज्म को देखोगे तो व्हाट वी कैन से, कभी कभी ऐसे होगा कि A के A मॉलिक्यूल्स लग रहे हो, A नहीं लग रहे, A से ज्यादा लग रहे, या ऐसे कम लग रहे, या लग भी नहीं रहे। As we read for the mechanism, practically as we analyze the reaction at the same time, what we can say, number of molecules required and number of molecules is present in a chemical balance equation। क्या chemical balance chemical equation में जितने molecules वहां पे दिखाई देते हैं, और जब प्रैक्टिकली रिएक्शन को वर्कआउट करने के बाद जितने मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देते हैं, दैट मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। जनरली हियर वैल्यू ऑफ M
may be greater than a, may be less than a, or just equal to 0 also. That's why as per practical analysis what we can say R equal to K, A to the power M and B to the power N. That's why actual number of molecules involved in a chemical reaction, actual number of molecules involved in a chemical reaction, involved in chemical reaction, that is equal to M plus N, and that M plus N is equal to order of reaction, order of reaction. तो यहाँ order of reaction and then molecularity are the two different terms, but this is said, molecularity is said to be a theoretical term and order is said to be a practical number of molecules involved, or actual number of molecules are involved in a chemical reaction as per the mechanism. तो मैकेनिज्म के अनुसार रिएक्शन में एक्चुअली कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, ये पहला पार्ट है, और बैलेंस केमिकली रिएक्शन के अनुसार कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में दिख रहे हैं वो. तो इन दोनों को अगर वर्कआउट करें तो दिस इज से मॉलिक्युलरिटी एंड दिस इज से ऑर्डर. बट विच इज मोर कन्वीनियंट सर, दैट कन्वीनियंस डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट के अनुसार डिपेंड करेगी कि आप एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की ओवरऑल मेजरमेंट करवा रहे, दैट इज डिपेंड्स. So what is that? This is say molecularity and order. Just we have to differentiate that molecularity and order. But before that, we just consider the term that is said to be unit of rate of reaction. थोड़ा सा rate of reaction के units के बारे में अगर बात करें तो what is rate of reaction? थोड़ा सा एक compare करने की कोशिश करें तो rate is concentration change upon टाइम चेंज. यूनिटी पे आपको पता होगा तो फिर आप बोलोगे सर कॉन्सेंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम चेंज. कॉन्सेंट्रेशन चेंज या कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल, बराबर है, मतलब दैट इज सेड टू बी मोल पर डीएम क्यूब. और टाइम का चेंज या टाइम जनरली आप बोलोगे दैट इज इन सेकंड. तो दैट्स व्हाई द यूनिट इज मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड. बट एज the reactants of products in what in a solution form at the same time, this is said to be unit of concentration and time is taken like this. But as they are in a gaseous form, अगर वो gaseous state में अगर हो गए तो फिर उस वक्त आप लेते हो that is said to be atmosphere. pressure लेंगे with respect to time and that is atmosphere per second is said to be unit, और mole per dm cube per second is said to be the unit. अभी आप बोलोगे सर हमें आगे क्या पढ़ना है, तो हम लोग जनरली कंसिडर करेंगे दैट इज मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर. एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके आए, फिर हम लोग देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी. टाइप्स ऑन मॉलिक्युलरिटी, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये दोनों थोड़े से एक बार रिवाइज करें, ऑर्डर के बेसिस पे और मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पे रिएक्शन के टाइप क्या होते, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर, इस पॉइंट को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करें. नेक्स्ट, तो टाइप, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के अनुसार डिफरेंस, दैट इज मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर का. और तीसरा पॉइंट आप जरूर एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें, दैट इज रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन. ठीक है, इन पॉइंट को लेके हम लोग नेक्स्ट पीरियड में आएंगे. और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन दैट इज सेड टू बी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द वेरियस ऑर्डर्स. तो टाइप, डिफरेंस, डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट एंड देन यूनिट, इन सभी को रिवाइज करेंगे हम लोग नेक्स्ट पीरियड में. ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते रहे, क्वेश्चन को सॉल्व करें, कुछ डाउट क्वेश्चन बना के रखें, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग उसको रिवाइज करेंगे तो क्लियर करना, नहीं तो